हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आदित्य मैथ एकेडमी के साथ अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने विभक्तिकर पढ़ा था। विभक्तिकर की हेल्प से हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताएंगे कि एक द्विघात समीकरण होती है, उसके मूल किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, या समान या असमान किस तरीके से हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो आज की एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, और ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर है हमारा, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों की के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस समीकरण के हमें मूल बताने हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसके लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो समीकरण दे रखी है इसे नोट करेंगे। 2x² - 3x + 5 = 0। इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे और इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की ये व्यापक समीकरण होती है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसकी तुलना करेंगे, हम इसकी कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर पाते हैं हम कि a की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर देखो x² का गुणांक होता है a, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, और b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू होगी यहाँ पर 5। ठीक है, c = 5। अब क्या करेंगे अब हम विभक्ति कर निकालेंगे। ठीक है, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब d बराबर क्या फार्मूला होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, यानी इसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति कर। ठीक है, विभक्त कर। ठीक है, तो d² बराबर d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू लगाइए। b का मान, तो b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ से अब ये प्लस के 9 माइनस के 40, तो यहाँ से बचेंगे माइनस के 31। तो d की वैल्यू आई भाई -31। ठीक है, d की वैल्यू -31। अब -31 क्या होता है, -31 होता है d 0 से छोटा। ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर आया तो 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा आ गया ये नंबर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब d का मान 0 से छोटा आता है यानी नेगेटिव आता है, तब हम कहते हैं कि जो समीकरण के मूल होंगे वह कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। किस प्रकार से होंगे, काल्पनिक होंगे। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमारे लिए मूलों की प्रकृति बतानी होती है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, इस समीकरण की तुलना।
ठीक है, इसकी व्यापक समीकरण से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम वैसे आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं इसके मान। a बराबर यहाँ पर a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर होता है x² का गुणांक, तो a बराबर हो जाएगा 3। b बराबर हो जाएगा x का गुणांक यानी -4√3, और c बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, c बराबर है यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, विभक्ति का निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तब यहाँ पर लगाइए मान, b का मान -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का मान हो जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ 4 3 12 गुणा 4, तो यहाँ देखिए 16 3 48, ठीक है, ये 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48। तो 48 में से 48 गए तो कितना बचा, 0, ठीक है, इन्हें माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो डी का मान आया है 0, और जब डी का मान 0 आता है तब हम कहते हैं कि समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तब हम कहते हैं कि समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। तब हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नेचर किस तरीके की आ जाती है यहाँ पर कि 2 बराबर मूल होंगे इस समीकरण के। समीकरण से मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इस समीकरण के अगर मूल निकाले जाएंगे तो कैसे आएंगे, 2 बराबर मूल आएंगे, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर भी हम यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ a = कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो अब क्या करेंगे, d का मान निकालिए, b² - 4ac, ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो b का मान -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a का मान हो जाएगा 2, और c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 दूनी 8, -3, तो यहाँ 36 और 8 तियाँ 24। तब यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी निकल करके 36 में से जब 24 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 12, ठीक है। तो d बराबर आया 12। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, ठीक है, 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है, तब हम कहते हैं कि समीकरण के 2 अलग अलग मूल होंगे, ठीक है, अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण के 2 वास्तविक समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, तो इस तरीके से समीकरण की, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें दिए थे हमारे लिए पहले क्वेश्चन में, और तीनों में ही अलग अलग प्रकार से हमने मूलों को बताया, ठीक है, कि किस प्रकार के मूल हो सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इसी तरीके से बताना है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ठीक। तो इस एक्सरसाइज का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर
तो यहाँ x की मल्टीप्लाई करेंगे, x की पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, 40x। x के एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों के लिए इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर रह जाएगा 0 बराबर 400 माइनस 40x, और ये एक्स स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो ये समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो ये हमारे लिए एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब इस द्विघात समीकरण की हेल्प से हम इसका विभक्तिकर ज्ञात करेंगे। अगर विभक्तिकर का मान किसी प्रकार से यानी नेगेटिव नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ये स्थिति संभव है, और संभव है तो इसके मूलों को बताना है, इसकी प्रकृति किस प्रकार से होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर होगा माइनस का 40, और सी बराबर होगा 400। ठीक है, अब हम यहाँ पर विभक्तिकर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, बी का मान कितना -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान है 1, और सी का मान है 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600, यहाँ 400 चौक 1600, 1600 से ये 1600 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी बराबर 0। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, डी का मान 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मूल होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अतः मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वही स्थिति संभव है। तो हम लिखेंगे अर्थात यह स्थिति संभव है। ठीक है, अब हमें से ये भी पूछा था कि भाई अगर स्थिति संभव है तो इसके लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अब श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू -40, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भाई x बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी यहाँ प्लस। ठीक है, प्लस तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट। अब डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, डी की वैल्यू आई है 0, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 2। तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 बटे में 2। तो x बराबर आ जाएगा कुल मिलाकर 40 बटे 2, यानी x बराबर आएगा 20। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये x का मान आ चुका है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा भाई। जब x का मान हो चुका है तो x हमने क्या माना था, x माना था पार्क की लंबाई। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर, और चौड़ाई क्या आई थी, चौड़ाई जब हमने परिमाप से सॉल्व किया था तो चौड़ाई आई थी 40 माइनस x। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई, ये इसके आंसर होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 किताब अधिक खरीद सकता है। 5 रुपये कम कर दिया जाए तो 5 किताब अधिक खरीद सकता है, कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7 किताबों का पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक किताब का मूल मान लेते हैं। माना एक किताब का मूल्य
एक्स रुपये है, एक्स रुपये है, तब तो कह रहे हैं अगर एक किताब का मूल्य एक्स रुपये, अगर एक किताब का मूल्य एक्स रुपये है तो हम कहते हैं उसे 300 रुपये में कितनी किताबें मिलेंगी। ठीक है, तब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स रुपये, एक्स रुपये, एक्स रुपये में, एक्स रुपये में खरीदी गई, खरीदी गई किताबें। तो एक्स रुपये में कितनी किताबें खरीदी जाती हैं? एक। तो भाई 1 रुपये में कितनी किताब आएगी? 1 रुपये में किताब। ठीक है, तब हम यहाँ से निकालते हैं 1 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये में खरीदी किताबें। तो 1 रुपये में कितनी हो जाएंगी? 1/x। अब हमारे पास 300 रुपये है, तो 300 रुपये में कितनी हो जाएंगी? 300 रुपये में खरीदी किताबें। ठीक है, किताबें तो कितनी हो जाएंगी? 300/x। अब 300 रुपये में 300/x किताबें खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक समीकरण हमारे पास। अब वो कह रहे हैं अगर किताबों का मूल्य, यानी एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम कर दिया जाए, 5 रुपये कम कर दिए जाए, तो हमें यहाँ कहेंगे यदि किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम हो तो जो मूल्य होगा क्या होगा? तो मूल्य होगा x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 रुपये। तो अगर इस रेट पर किताबें खरीदी जाएँ 300 रुपये में तो कितनी आएंगी? तो हम यहाँ लिखेंगे 300 रुपये में, 300 रुपये में खरीदी किताबें। तो 300 रुपये में कितनी किताबें आएंगी? देखो x रुपये में, ठीक है, यानी जब बस एक किताब का मूल्य x रुपये था तो 300 रुपये में कितनी आ रही थी? 300/x। यानी जब एक किताब का मूल्य x था तो 300/x। अब एक किताब का मूल्य जो है वो x माइनस 5 रुपये है, तो ये कितनी हो जाएंगी? 300/x माइनस 5, यानी इतनी किताबें खरीदी जाएंगी। तो एक किताब का मूल्य जब x रुपये था तो 300 रुपये में 300/x किताबें खरीदी जा सकती हैं, और जब इसका मूल्य x माइनस 5 होगा एक किताब का मूल्य, तो 300 रुपये में 300/x माइनस 5 किताबें खरीदी जा सकती हैं। तो वो ये कह रहे हैं उसके बाद में कि अगर एक किताब का मूल्य 5 रुपये कम होगा तो वह 300 रुपये में 5 किताब और अधिक खरीद सकता है, यानी 5 किताबों का अंतर यहाँ पर रहता है। यानी मूल्य यहाँ पर कम होगा तो क्या होगा? वो किताबें ज़्यादा खरीद सकता है। कितनी? 5 किताब और ज़्यादा खरीद सकता है। यानी प्रश्न अनुसार हम ये कह सकते हैं, प्रश्न अनुसार, कि भाई मूल्य कम होगा तो यहाँ पर किताबें ज़्यादा खरीदी जाएंगी, और मूल्य जब यहाँ ज़्यादा था तो किताबें क्या होगा? यहाँ पर कम खरीदी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न अनुसार हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मूल्य कम है, ठीक है, किताब का, तो यहाँ किताबों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब मूल्य कम होगा तो क्या होगा? 300 रुपये में जो किताबें खरीदी जाएंगी ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ मूल्य ज़्यादा है, तो मूल्य ज़्यादा है तो यहाँ किताबें कम होंगी। यानी यहाँ पर किताबों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ किताबों की संख्या कम है। तो क्या करेंगे? इस ज़्यादा संख्या में से कम वाली संख्या घटाएंगे तो कितनी किताबों का फ़र्क आता है भाई? यहाँ पर ये आता है आपका 5 किताबों का। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? 300/x माइनस 5 और माइनस 300/x बराबर ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि अगर किताबों की संख्या भाई कम होती है तो 5 किताबें और ज़्यादा खरीदी जा सकती हैं। मतलब यहाँ पर 5 किताबें ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ पर 5 किताबें कम आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर दोनों में कितना? 5 किताबों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है।
अब यहाँ क्या करेंगे, 300 को माइनस करेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा 1 में x माइनस 5 माइनस 1/x बराबर 5। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 के लिए 5 को सॉरी 300 के लिए हम इधर बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट 1/x माइनस 5 माइनस 1/x बराबर 5/300। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x और माइनस x माइनस 5 बराबर 5/300। ठीक है, तो यहाँ माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो माइनस का x प्लस का 5/x² माइनस 5x, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक 30, यानी यहाँ आ जाएगा 60। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 और नीचे क्या है x² माइनस में 5x बराबर 1/60। ठीक है, समीकरण को मतलब क्या करेंगे, हम इस दोनों संख्याओं को पलट लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5x बटे 5 बराबर, ये ऐसे पलटेंगे हम तो ये हो जाएगा 60/1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा x² माइनस 5x, और 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणा में 5, तो x² माइनस 5x और ये हो जाएगा 5 छक 30 यानी 300। इसे इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5x और ये माइनस में हो जाएगा 300 बराबर 0। तो ये दोहा समीकरण आ चुकी है हमारी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, सॉरी यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके बाद जो हम यहाँ से सबसे पहले विभक्ति कर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b² यानी 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो a का मान हो जाएगा 1 और c का मान, तो c का मान माइनस का 300, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 और माइनस की गुणा प्लस 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 और 1200 और 25 कितना हो जाएगा 1225, तो ये आ गई डी की वैल्यू। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, तो भाई डी की वैल्यू पहली बात तो यहाँ क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह स्थिति क्या है, संभव है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे सबसे पहले, अतः स्थिति संभव है। ठीक है, संभव है, तो अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूले से इसके मूल निकालेंगे, क्योंकि हमसे कहा था अगर स्थिति संभव है तो इसकी विमाएँ भी बताइए, यानी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सॉरी लंबाई चौड़ाई नहीं, किताबों का हमें मूल्य भी निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला होगा सॉरी x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का b का मान है -5 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, भाई b² माइनस 4ac क्या होता है, d होता है, और d की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1225 बटे 2a का मान 1। तो अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस की गुणा प्लस, यानी ये हो गया 5
प्लस माइनस 1225। अब देखिए 1225 होता है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 35/2, ठीक है। तो अब यहाँ से ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या होगा, x बराबर 5 + 35/2। तो x बराबर आएगा 40/2, यानी x बराबर आ जाएगा 20। माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर 5 - 35/2, x बराबर माइनस का 30 बचेगा /2, x बराबर -15। तो भाई देखिए मूल्य निकालना है हमारे लिए किताबों का। तो भाई ये मान्य क्या होगा, ये तो अमान्य होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ये है पॉजिटिव वैल्यू, जब ये पॉजिटिव वैल्यू तो x का हमारा जो मान होगा वह कौन सा सही होगा, 20। तो x हमने माना क्या था, x हमने माना था एक किताब का मूल्य। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः एक किताब का मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमसे ये भी पूछा गया था कि 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 7 किताबों का मूल्य। तो 7 किताबों का मूल्य होगा यहाँ पर 20 रुपये इंटू में 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा 140। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 7 किताबों का मूल्य कितना आ जाएगा, 140। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ ये हमारा जो द्विघात समीकरण का चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और विभक्ति कर कैसे निकालते हैं इस पर रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू।